हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फंडा विद दिलीप जी आपका स्वागत है। इसके पहले की वीडियो आपने देखे होंगे। आशा है कि आपकी घातांक और उसके नियमों और उसके द्वारा बनने वाले जो सवाल होते हैं उनको हल करने में आपकी समझ बढ़ती जा रही होगी। आज मैं आपको घातांक का एक जो पार्ट है करनी, इस करनी के संबंध में अपन चर्चा करेंगे। करनी की एक परिभाषा, जैसे कि हर वीडियोज़ में आपको एक किसी फिनोमेना जो हमारा होता है या जो हमारी टर्मिनोलॉजी होती है उसको एक परिभाषित करने की कोशिश करता हूँ। वो मैंने परिभाषित यहाँ किया है कि करनी क्या है, एक अपरमेय संख्या है। पी करनी ए करनी कहलाती है, एक अपरमेय संख्या। यहाँ ध्यान की वर्ड यहाँ पर है एक अपरमेय संख्या। मैं इसका अंडरलाइन करता हूँ यहाँ पर। यदि एक अपरमेय संख्या जो यहाँ पर है, ये अपरमेय संख्या पी करनी ए करनी कहलाती है। ये एक नोटेशन है यहाँ पर। तीन नोटेशन को आपको स्पष्ट करूँगा यहाँ पर। नोटेशन आप समझ लीजिए। यदि यहाँ पर हम इसको बोल रहे हैं कि पी करनी ए, इसको बोलेंगे कैसे? यहाँ पर ये पहला पी है, फिर एक चिन्ह है, फिर एक और संख्या है। तो पी आपका क्या कहलाता है? करनी घात कहलाता है। इसको हम कहते हैं करनी घात। घात ना बोल के क्या बोलते हैं? करनी घात बोलते हैं। और ये जो ए चिन्ह के नीचे जो होती है उसको बोलते हैं करनी गत बोलते हैं। ये करनी गत कहलाता है। और ये जो आपका चिन्ह है इसको करनी चिन्ह कहते हैं। सामान्य तौर पर आप इसको वर्गमूल के रूप में ध्यान रखते हैं, लेकिन ये क्या है? करनी चिन्ह है। जैसे हम किसी संख्या के सामने प्लस चिन्ह नहीं लगाते हैं, लेकिन हम वहाँ प्लस मानते हैं, वैसे ही कुछ चीज़ों हम इसको वर्गमूल की तरह बोलते हैं। वर्गमूल में हम वहाँ पर दो नहीं लिखते हैं, इसलिए हम ये वर्गमूल की तरह लगता है। वास्तविक चिन्ह का नाम क्या है? यहाँ पर करनी चिन्ह है। ये तो ये आपका करनी घात है, ये आपका करनी चिन्ह है, ये करनी गत है। अब यहाँ पर ए एक धनात्मक परमेय संख्या है। ये भी एक पॉइंट यहाँ स्पष्ट कर जाऊँगा कि ए कैसा होना चाहिए? एक धनात्मक। कैसा होना चाहिए? धनात्मक परमेय संख्या होनी चाहिए। इस धनात्मक परमेय संख्या में दो तीन चीज़ें आ गई। धनात्मक इसलिए कि यदि यहाँ पर हम अंदर कोई संख्या लिख रहे हैं, ये कैसे होनी? धनात्मक। ऋणात्मक नहीं। 4 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, लेकिन ऋण 4 ऋण 6 नहीं लिखें। अब आपके कोर्स के अलग की स्थिति हो जाएगी। वो भी एक संख्या बनती है, पर हम वास्तविक संख्याओं से हट जाएंगे और हम दूसरी अन्य संख्या में या किसी और संख्या समूह में चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। फिर परमेय क्यों बोल दिया है? परमेय इसलिए कि आपको 4 भर नहीं, आप चाहे तो 4/5 भी लिख सकते हैं, और 6 केवल नहीं, 6/8 भी लिख सकते हैं, 6/7 भी लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है, सामान्य पूर्णांक संख्या या परमेय संख्या कुछ भी हो सकती है। ये घात भी आपके यहाँ पर इसके लिए कोई स्पष्ट नोटेशन नहीं है। तो हम जानते हैं कि धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। इसका क्या फायदा होगा? हम जानते हैं घातांक नियम से कि ऋणात्मक घात होती है उसको हम धनात्मक बना सकते हैं। ये घात यदि होगी, करनी घात बनेगी, तो करनी घात ऋणात्मक भी हुई तो हम उसको घातांक के नियम से धनात्मक बना लेंगे। पर ये हमारा क्या होना चाहिए? धनात्मक परमेय संख्या होनी चाहिए। इस नोटिस में यदि कोई चीज़ लिखी हुई है तो वह करनी संख्या होगी। पर सवाल यहाँ ये आता है कि कोई भी चीज़ इस नोटिस में लिखी हो वो सदैव करनी होगी कि नहीं। और ये प्रश्न भी आपके इसमें आता है कि पहचान करिए कि करनी है कि नहीं। यहाँ पर स्पष्ट है कि उसका यदि अपरमेय रूप रहेगा तभी वो करनी कहलाएगी। यदि परमेय संख्या बदल गई तो करनी नहीं कहलाएगी, भले ही वो इस नोटेशन में लिखी हो। पी करनी ए, हम उसको पी करनी ए बोलते हैं। इस नोटेशन में लिखे होने के बावजूद उसको हम करनी संख्या नहीं कहेंगे। स्पष्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे वर्गमूल 5 है, आप वर्गमूल 3 है, वर्गमूल 2 है। मैं यहाँ फिर से बोल देता हूँ, उसको करनी 5 बोलता हूँ, करनी 3 और करनी 2 बोल देता हूँ। ये एक अपरमेय संख्या है। निश्चित तौर पर इसको इसके आगे हल नहीं किया जा सकता। 5 का गुणनखंड नहीं कर सकते, 3 का गुणनखंड 3 ही आएगा, फिर 2 का केवल 2 आएगा। आप यहाँ पर देखिए कि यदि इस तरह संख्याओं का हम नहीं भी लिख रहे हैं तो आप देखिए यहाँ पर हम इसको ऐसा लिखना चाहिए, इसकी 2 करनी 5 और 2 करनी 3 और 2 करनी 2। ये नोटिस हम लिखते नहीं हैं यहाँ पर, क्योंकि ये कॉमन माना जाता है कि यदि करनी चिन्ह में कोई भी संख्या नहीं है तो कितना माना जाएगा? 2 माना जाएगा। और जनरली हम इसको वर्गमूल में बोल लेते हैं। पर एक्चुअली क्या है? 2 करनी 5 है, 2 करनी 3 है, 2 करनी 2 है। ये करनी चिन्ह है असल में। तो करनी चिन्ह का प्रयोग करके आपको ध्यान रखना है। आपको पहले करनी जो आपकी घात है करनी घात बोलना है, फिर करनी चिन्ह बोलना है, और फिर करनीगत की संख्या उसको बोलना है। अब यहाँ एक प्रश्न मैंने कहा है, जैसा कि पहले इसमें स्पष्ट किया कि 3 करनी 8। ये क्या लिखा है? 3 करनी 8। 2 करनी 5 करनी संख्या है और 2 करनी 3 अपरमेय संख्या है, पहले से हम जान रहे हैं। इस स्थिति में यहाँ पर 3 करनी 8, ये 3 करनी 8 इसी नोटेशन में लिखा हुआ है। लेकिन क्या है? करनी है 3 करनी 8 धनात्मक परमेय संख्या है लिखा। ये एक स्पष्ट कर दिया, मतलब ये धनात्मक परमेय संख्या है तो ये करनी नहीं है। क्योंकि यदि प्रश्न ग्रुप में आएगा कि 3 करनी 8, क्या ज्ञात करिए कि ये 3 करनी 8 करनी चिन्ह है क्या, तो इसको भी हम हल करके दिखाएंगे। आइए इसमें कुछ एग्जाम्पल आपको स्पष्ट करूँगा कि किस तरह से संख्या आपकी करनी चिन्ह करनी होती है, कभी करनी नहीं होती। ये एक सवाल है, हम देखेंगे कि जो 3 करनी 8 मैंने आपको पूछा यहाँ पर 3 करनी 8 है, यही पार्ट आपका जो है, यही पार्ट आपका 3 करनी 8 आगे प्रश्न में आएगा। एक प्रश्न आपको दिया यहाँ पर एग्जाम्पल पहले में लिया मैंने, 3 करनी फिर 5 धन करनी 9।
माने करनी यहाँ पर 2 बार है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ पर है, तो 3 करनी 5, ये पूरी करनी चीज़ आपको अंदर बड़ा करना है। यदि इस पूरी करनी के अंदर ये दोनों संख्या हैं तो करनी लाइन को बड़ा करना है। 3 करनी 5 धन करनी 9 है, इसको आप सिंपली हल करिए। आप जानते हैं कि 3 करनी 5 धन करनी 9 का मान क्या होता है? करनी 9 का मतलब सिंपली यदि इसको हल करेंगे तो हम यहाँ पर इस तरह हल कर सकते हैं। ये करनी 9 यदि ले रहे हैं तो 9 का हमने हल किया, यहाँ पर ये 3 से हल किया, 3 9 हो गया और 3 से काटा, यहाँ पर 1 आ गया, कितना आ गया 3 की घात, तो कितना आ गया 3 की घात 2 आ गया। ये मैंने आपको हल करना सिखाया है। यदि यहाँ पर कोई घात हो जाएगी तो उसको हम कैसे लिखेंगे? 3 करनी 2 लिखेंगे। तो 3 करनी 2 होने की स्थिति में, 3 करनी 2 होने की स्थिति में यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा? ये 9 का वर्गमूल का कितना जाएगा? 3 आ जाएगा। एक और स्पष्ट मैं आपको कर दूं कि असल में ये जो करनी 2 है, इसको आप करनी 9 कह रहे हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको 9 की घात 1/2 लिख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर मूल भी स्पष्ट करूँगा यहाँ पर। तो इसको हम करनी 9 जो है या वर्गमूल 9 है, इसको 9 की घात 1/2 लिख सकते हैं। जब 9 को आप 3 की घात 2 लिखेंगे तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 की घात 2 और गुणित 1/2 हो जाएगा, इसलिए कट के कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा? 3। अब 3 करनी 5 धन 3, 5 धन कितना हो जाएगा? 8, 3 करनी 8 हो गया। अब पुनः यहाँ आपको गुणनखंड करना 8 का 2 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 4 बार, फिर 2 बार और फिर इस तरह। तो कितने गुणन होंगे? 2 गुणित 2 गुणित 2, यानी 2 की घात 3 बनेगा। तो 3 करनी 2 की घात 3, ये भी एक नियम आप समझ लीजिए। यहाँ पर इसको स्पष्ट करूँगा गणनी के नियम में कि यदि यहाँ पर इस तरह संख्या आए कि करनी घात और कर्णीगत संख्या के ऊपर की घात दोनों यदि बराबर हो जाए तो आपस में कट जाते हैं, तो आपको बिना बटे लिखे या उसको घात रूप में लिखे बिना आप करनी से हल कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 3 करनी 2 की घात 3 हो जाएगा। अब करनी की घात और अंदर करनी की जो घात, इसको करनी घात कहेंगे, इसको घात कहेंगे। जो अंश में रहेगा हमेशा उसको अपन घात कहेंगे, जो हर में रहेगा उसको अपन करनी कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो 9 की घात 1/2, 2 यहाँ पर कहाँ पर ये हर में है, तो इसलिए क्या है? ये करनी है। अब 2 की घात मैंने इसको घात में लिख के दिखा दिया है, जिसमें आपको स्पष्ट हो जाए। 2 की घात 3/3 होगा, क्योंकि ये कहाँ अंश में, तो अंश में रहेगा। और ये वाला 3 कहाँ जाएगा? ये ये वाला 3 कहाँ जाएगा? ये हर में जाएगा। ये कहाँ रहेगा? अंश में रहेगा। तो 2 की घात 3/3 कट के कितना हो गया? 2 हो गया। अब 2 एक धनात्मक परमेय संख्या है। तो ये जो पूरा नोटेशन यहाँ पर हमको इस तरह से दिख रहा था कि ये शायद एक अपरमेय संख्या है और एक करणी संख्या है, करणी चिन्ह भी लगा है, या 3 करणी 8 मैंने पूछा था, तो ये एक करणी संख्या होनी चाहिए, अपरमेय संख्या होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। इसको हल करने हमने देखा कि अंत में किस में बदल गई? ये 2 में बदल गया, इसलिए ये धनात्मक परमेय संख्या, अतः यह करणी नहीं है। तो आपको आंसर में लिखना है यह करणी नहीं है। एक और देखते हैं हम, करणी के अंदर करणी 3 है, मैंने करणी फिर करणी चिन्ह और फिर 3। तो हम पहले अंदर हल करेंगे, तो हमने करणी को इसमें घात में लिखना। आप करणी को घात में बदल सकते हैं। किस तरह बदलेंगे? हमेशा वो हमेशा जो करणी घात होगी वो हमेशा हर में जाएगी। अब हम आगे स्पष्ट करूँगा आपको, उसको मूल कहते हैं हम। तो ये करणी और फिर 3 की घात 1/2 बन जाएगा। अब इस करणी को फिर हल करेंगे, 3 की घात 1/2 और उसकी घात क्या बनेगा? 1/2। घातांक नियम से क्या होता है? घातें आपस में गुणा हो जाएंगी। यदि एक ही संख्या के ऊपर घात है तो घात के ऊपर घात है तो घातांक नियम से, तो 3 की घात 1/2 गुणित 1/2 यानी 1/4 हो जाएगा। 3 घात 1/4। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये अंश में घात नहीं आ रही है, घात हमारी कहाँ आ रही है? 1/4 में आ रही है। इसका क्या मतलब हुआ कि हम इसको पुनः करणी के रूप में लिखना चाहें तो हर कहाँ आएगा? सामने आएगा। 4 करणी 3 की घात क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 4 करणी 3 की घात 1। जनरली हम घात 1 को नहीं लिखते हैं, इसलिए हम लोग 4 करणी 3 लिखेंगे। और हमने हल करने के बाद पाया कि संख्या को धनात्मक परमेय संख्या बदलना संभव नहीं है, इसलिए ये वाला पार्ट क्या है? ये करणी संख्या है, इसको हम करणी कहेंगे। ये करणी नहीं, ये करणी है और ये करणी संख्या नहीं है। कुछ एग्जाम्पल जहाँ पर हैं, आप आते हैं सवाल इस तरह के करणी वाले सवालों में, जैसे पूछा जाता है कौन सी संख्या बड़ी है। यदि आपसे सवाल पूछा जाए कौन संख्या बड़ी है, तो ये जितनी भी संख्या दी, जैसे करणी 81 है, इसको हम जनरली वर्गमूल 81 बोलने की आदत हमारी है। फिर 3 करणी 64, आप चाहते हैं आप इसका लिखेंगे 2 करणी 81 लिख सकते हैं, 3 करणी 64 और 9 करणी 512 है। ऐसी कितनी भी संख्या दी जाए, आपको क्या करना है? इस 81 का गुणनखंड करना है और फिर 64 गुणनखंड करना है, 512 गुणनखंड करना है और उसको घात के रूप में लिखना है। मैंने आपको घात के रूप में लिखना सिखाया है, संख्याओं को घात के रूप में लिखना। तो घात के रूप में लिखना है और आप देखेंगे कि ये वाली संख्या जो है ये कहाँ चल जाएगी? हर में चल जाएगी, और इसकी जो घात है वो कहाँ चल जाएगी? अंश में वापस कट जाएंगे और घात को हल करने के बाद एक संख्या बदल जाएगा। वैसे हम जान रहे हैं यहाँ पर कि 2 करणी 81 है। यदि सिंपली इसको हल करूँ तो यहाँ मैं इसको लिखूँगा 2 करणी, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 2, और करणी इसको मैं 9 की घात क्या लिख सकता हूँ? 9 की घात 2 लिख सकता हूँ, 9 की घात 2 लिख सकता हूँ। ये 2 और 2 आपस में कट जाएंगे। आपको यदि स्पष्ट करना है तो आप 9 की घात 2/2 भी कर सकते हैं। इसको गुणनखंड करके हम ऐसी संख्या में लिखना है कि संख्या कट जाए। अब 2 और 2 कट कर संख्या क्या बन गई? 9 बन गई।
2 करनी 81 का मान कितना आया, करनी 81 का मान कितना आया, 9 आया। इस तरह प्रत्येक संख्या आपकी संख्याओं बदल जाएगी, उसमें जो संख्या बड़ी होगी वह करनी बड़ी होगी, जो संख्या छोटी होगी वह सबसे छोटी संख्या लाएगी। अब एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर समझिए कि जब किसी संख्या में एक घात लगी है, वो घात यदि अंश और हर दोनों में दिख रही है ना, परमेय घात दिख रही है, तो आप परमेय घात को सदैव समझेंगे कि यहाँ पर घात और कर्णी घात दोनों आपको समझना है। यहाँ दोनों पार्ट आपके स्पष्ट हो जाएंगे। यदि एक ही घात p/q है, मैं बोल रहा हूँ एक ही घात 1/7 है, एक ही घात 7 है, एक ही घात 7 जानते हैं आप, x की घात 4 जानते हैं, x की घात 2 जानते हैं, पर यदि x की घात 1/7 हो जाए, x की घात -4 तो भी आप उसको घात मानते हैं, लेकिन यदि x की घात -4/3 हो जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ x एक ही घात यदि p/q है तो सदैव आपको यदि करनी और घात दोनों बदलना है तो आप ध्यान रखेंगे कि जो हर है वो कहाँ आएगा, वो करनी घात होगा। जो हर होता है वो सदैव क्या होगा आपका, ये आपका करनी घात होगा। इसको आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपका करनी और क्या होगा, ये घात होगा। और जो अंश होता है, अंश सदैव कहाँ रहेगा, अंश में रहेगा, यानी अंश जो रहेगा वो सदैव अंदर रहेगा, वो हमेशा क्या रहेगा, घात रहेगा। मैं इसको अंश को लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये सदैव क्या रहेगा, ये घात रहेगा। आपको ध्यान रखना है कि p आपका सदैव घात रहेगा और करनी के अंदर जाने के बाद भी वो संख्या के ऊपर घात के रूप में बना रहेगा। तो आप एक ही घात p/q क्या लिखेंगे, असल में q पहले लिखेंगे, q करनी एक ही घात p बोलेंगे, क्या बोलेंगे, q करनी एक ही घात p बोलेंगे और फिर इसको आप हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये हल किया मैंने, आपको घात और करनी समझना। तो घात क्या होता है, जैसे हम लिखते हैं किसी संख्या घात, एक ही 5वीं घात बोलना, तो मतलब एक ही 5वीं घात, मतलब एक ही घात 5 होगा। लेकिन जो करनी होता है वो असल में मूल होता है कि संख्या का कम पार्ट निकालना, तो 1 का 5वां मूल बोलेंगे तब एक ही घात 1/5 होगा। मुख्यतः करनी को आप समझना है तो मूल समझेंगे। घात जो होती है वो सीधी सीधी घात होगी संख्या, यदि हम 1 की 5वीं घात बोल रहे हैं तो 1 की घात 5 बोलेंगे, लेकिन जब करनी बोलना है तो हम क्या बोलेंगे, 1 का 5वां मूल, तो 5वां मूल मतलब 1 की घात 1/5, 7वां मूल और 1/7। इसलिए हम आपको ध्यान दीजिए एक वर्ड में कि हम क्या बोलते हैं, वर्गमूल, मतलब वर्गमूल मतलब दूसरा मूल। तो यदि हम वर्गमूल बोल रहे हैं, जैसे 5 का वर्गमूल, 5 का वर्गमूल बोल रहे हैं, वाह 5 का वर्गमूल, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 की घात 1/2 होगा। ये क्या, 5 की घात 1/2। यही घातांक और करनी में अंतर है। जब हम उसको इस तरह से लिख रहे हैं, घात के तौर पर लिख रहे हैं, तो हम क्या चाहते हैं, उसको घात ही कहते हैं। लेकिन जब हम इसको करनी ग्रुप में लिखना चाहते हैं तो मूल जो ज्ञात कर रहे हैं उसको हम करनी ग्रुप में लिखा जा सकता है। इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे ये करनी और ये हो जाएगा 5। इसको हम यहाँ करनी लिख रहे हैं, करनी 5, हमको लिखना क्या चाहिए, 2 करनी 5 लिखना चाहिए, लेकिन समान तौर पर हम 2 करनी 5 में लिख के क्या लिखते हैं, केवल करनी 5 लिखते हैं और हम इसको वर्गमूल 5 बोलते हैं। तो इस तरह से आपके ये करनी और घातांक में आपका स्पष्ट हुआ होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि करनी जो होती है वो दरअसल किसी संख्या के मूल को बताती है, चौथे मूल, 5वें मूल, 7वें मूल। यदि यहाँ पर हम a की घात p/q को बोलें तो यहाँ a का कौन सा मूल है, ये q को क्या बताता है, qवां मूल बताता है, और p क्या बताता है, pवीं घात बताता है। तो ये घात बताता है, ये करनी घात बताता है। दोनों फॉर्म, ये अभी घात ग्रुप में है और ये करनी ग्रुप में है। तो करनी से आप घात में बदल सकते हैं और घात से आप करनी बदल सकते हैं। जब इस तरह से नोटिस आप पास हो, करनी में हो, तो आप उसको घात में बदल के भी हल कर सकते हैं, और घात आपको हल करना है यदि किसी स्थिति में तो आप उसको करनी बदल सकते हैं। तो ये स्पष्ट नोटेशन आपको पता होना चाहिए। घातांक का महत्वपूर्ण पार्ट है, घातांक का ही एक पार्ट है, इसको हम यदि 1/2 लिख रहे हैं तो हम घातांक बोल देते हैं, लेकिन जब इस नोटेशन में लिखते हैं तो हम क्या बोलते हैं, इसको करनी बोलते हैं। तो घातांक करनी आपस में रिलेटेड है। ये आपको स्पष्ट समझ में आया होगा। आप वीडियोस देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक्स।